के मामले में आपने देख लिया कि राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने आज पुणे कोर्ट में साफ साफ लिखित में दिया है कि जो मेरे खिलाफ जिसने याचिका दायर की है और ये कहते हुए कि मैंने सावरकर का अपमान किया, वो खुद नाथूराम गोडसे का वंशज है, और अगर नाथूराम गोडसे का वंशज है तो ये अपमान वाली बात जो है ये केस कहीं और चला जाता है। इस पे अभी और भी बातें आएंगी, लेकिन एक तो ये है शाकिब जी, इस पर भी आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा। दूसरा, नरेंद्र मोदी को कितनी उम्मीदें हैं? कल जब वो पहुंच रहे हैं पटना तो कितनी उम्मीदों के साथ पहुंच रहे हैं, इसलिए वो तो नरेंद्र मोदी के दिमाग में होगा, उनकी पार्टी का होगा। आप कहेंगे कि मैं कहां से बताऊं, लेकिन सड़कों पे क्या कुछ दिखाई दे रहा है। और एक यूट्यूबर से बीजेपी का बना हुआ मनीष कश्यप शायद नाम है, उसने तो अपील कर दी कि प्रधानमंत्री के, वो बीजेपी का है, बीजेपी का मेंबर है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में मत आए। मनोज तिवारी ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी जहां तक मुझे याद है। आपकी टिप्पणी। राजीव भाई, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। मनीष कश्यप के बारे में एक लाइन में बता देता हूं। असल में मनीष कश्यप को अभी पटना के पीएमसीएच में डॉक्टरों ने ढूंढ दिया है और उसको ये उम्मीद थी कि भाजपा के कोई बड़े नेता आएंगे उसको देखने, उसकी आयादत करने, उसका कुशल क्षेम पूछने। वो आए नहीं, अब वो एकदम खिसियाया हुआ बैठा हुआ है। मनीष कश्यप वो व्यक्ति है जिसने बिहार में बैठ करके तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हिंसा का एक फेक वीडियो बना करके वायरल किया था और उस पर उस मामले में उस पर मुकदमा चल रहा है और उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। सवर्ण समाज से आता है, भूमियार वर्ग का है, भूमियारों का अच्छा समर्थन भी उसको मिल जाता है, तो ये वो बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं बिहार में नरेंद्र मोदी जी की सभा, सबसे पहले राहुल गांधी जी के बारे में, प्रेम सर जो कह रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर के, देखिए राहुल गांधी एक अकेला व्यक्ति है जो, मतलब इस वक्त अकेला एक विपक्ष का व्यक्ति राहुल गांधी है जिसको नरेंद्र मोदी आज तक बो डाउन नहीं कर पाए। खरबों रुपए फूंक दिए गए राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के लिए, उसके बावजूद राहुल गांधी आज अगर स्टेट्समैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं तो मोदी जी को लगता है कि ये उनकी एक तरह से मनोवैज्ञानिक हार है और टैक्टिकल हार है। एक पप्पू साबित करने के लिए राहुल गांधी को उन्होंने क्या क्या जतन नहीं किया, लेकिन जनता ने आज राहुल गांधी को जिस तरह सीरियसली लेना शुरू किया है और पिछले कुछ सालों में जो बातें राहुल गांधी ने कही हैं, उन तमाम बातों को जनता ने बाद में प्रैक्टिकल होते हुए देखा है। राहुल गांधी ने कहा था कि नोटबंदी विभाजन बहुत खतरनाक साबित होगी इस देश के लिए, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। आज जनता महसूस करती है कि नोटबंदी वाकई एक बहुत जो है गंभीर जो है संकट देश की अर्थव्यवस्था के लिए खड़ा करके गया है। राहुल गांधी ने कहा था कि कृषि कानून आपको वापस लेना पड़ेगा हर हाल में, मोदी जी को कृषि कानून वापस लेना पड़ा। राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, आज मोदी जी उसकी बात कर रहे हैं कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। तो अब चूंकि जनता राहुल गांधी को सीरियस लेने लगी है, इसलिए, और राहुल गांधी के ऊपर तो अभी आप देखिए कि बिहार में कार्यक्रम नहीं, अनुमति नहीं मिली, उसके बाद उनके ऊपर में लहरियासराय थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया। राहुल गांधी ने कहा ये तो मेरे लिए मेडल है, 30-32 मुकदमे हैं, ये भी झेल लूंगा। और प्रेम सर जैसा कि बता रहे थे कि कितना हास्यास्पद है कि राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और मैं जा रहा था, दूध गिर गया, उसका एक मुकदमा, जैसे आजम खान के ऊपर बकरी चोरी का मुकददमा है। आजम खान के ऊपर बकरी चोरी का दूध गिर गया वाला जो केस है वो बेगूसराय में किया गया है, जहां तक मुझे ध्यान है। बिल्कुल वो बिहार का ही है, मैं ये कह रहा हूं। तो देखिए कि और आजम खान जैसे आदमी के लिए बकरी चोरी का मुकदमा है, मतलब ये कितना हास्यास्पद लगता है अपने आप में सुन करके। तो राहुल गांधी से कोई डरे ना डरे, नरेंद्र मोदी डरते हैं। ये अलग बात है कि वो 56 इंची वाले हैं, वो वैसे कैसे बता देंगे कि भाई राहुल गांधी पप्पू हैं और हम उनसे डरते नहीं है। पूरी भारतीय जनता पार्टी, मतलब उनके पूरे प्रवक्ता, पूरा मतलब जितना बड़ा सांसद दल है उनका, संसदीय दल है, वो राज्यसभा के जितने सांसद हैं, मंत्री, छुटभैये नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक राहुल गांधी को टारगेट पर लिए रहते हैं। उसके बावजूद कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता है, राहुल गांधी पप्पू हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा मज़ाका खेज और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता है। दूसरी बात अब बिहार की कर लेते हैं। बिहार में सर देखिए, बिहार में इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें इनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला।
इनको लगा कि बहुत बड़ा एक मास जो है वो आएगा, उनके साथ जुड़ेगा तिरंगा यात्रा में। लेकिन 100, 200, 250 की संख्या में हर जगह लोग दिखते रहे उनको। जो भाजपा के वर्कर थे, खुद भाजपा के वर्कर थे, उससे एक आम जनता उससे उनसे नहीं जुड़ पाई उनके तिरंगा यात्रा में। अब इन्होंने एक नया शुरू किया कि वो सिंदूर बांटेंगे। कल वाला जो इवेंट है इनका, पटना में जो इनका रोड शो है, 45 मिनट का रोड शो रखा गया है। एयरपोर्ट से लेकर भाजपा कार्यालय तक आने में उनको 45 मिनट लगेंगे, इतना टाइम तय किया गया है। 32 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर उनके ऊपर में फूलों की बरसात करवाई जाएगी और ये तमाम चीजें। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कल डीएम साहब सिवान सारण के इम्तियाज अली के परिवार को फोन कर दें कि आप पटना आ जाइए और आकर के मोदी जी पर फूल छीटिए, जैसा कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को गुजरात में बुलाया गया। और बाद में उनके परिवार ने कहा कि कलेक्टर साहब का फोन आया था कि नरेंद्र मोदी जी का रोड शो है, आप आकर के फूल फेंकिए उनके ऊपर में। तो बिहार के 5-6 शहीद हैं, उनके परिवारों को कहीं बुला न लिया जाए कि भाई आप भी आकर के मोदी जी के ऊपर फूल बरसाइए। सबसे गौर करने वाली बात यह है राजीव भाई कि उनकी सभा जहां होनी है विक्रमगंज में, रोहतास जिले के विक्रमगंज में जो उनकी सभा होनी है, दरअसल वो पूरा बेल्ट जो है, शाहाबाद और मगध का जो बेल्ट है, वो सवर्णों का बेल्ट है या तो, और अति पिछड़ों में कुशवाहा बाहुल एरिया है, जिसमें इंडिया गठबंधन ने पिछले चुनाव में बहुत बड़ा डेंट लगाया है। हेलो जी, आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए प्लीज। आपकी आवाज आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज अपनी बात रखिए जी। तो वो असल में इनको ये लग रहा है कि शाहाबाद और मगध का जो एरिया है उसमें देखिए आप, आरा है, बक्सर है, काराकाट है, औरंगाबाद है, ये तमाम लोकसभा के क्षेत्र आते हैं और इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में इन सब सीटों पर जीत मिली है। आरा में भी माले जीता है, काराकाट में भी माले जीता है, औरंगाबाद में आरजेडी जीती है, अभय कुशवाहा जीते हैं वहां से, उपेंद्र कुशवाहा काराकाट में चुनाव हार गए हैं। इनके बड़े बड़े दिग्गज जो है, सुनील सिंह औरंगाबाद में चुनाव हार गए। ये सवर्ण बहुल इलाका है और कुशवाहा बाहुल इलाका है। तो इनको ये डर लग रहा है कि सवर्णों पर तो ये अपना कॉपीराइट फिलहाल मान के चल रहे हैं कि सवर्ण तो इधर उधर कहीं जाने वाले हैं नहीं। सवर्णों को का जो वोट है इनको लोकसभा चुनाव में उस इलाके में नहीं मिला है जिसकी खुल करके मुखालफत जो है वो उनके पूर्व सांसद आर के सिंह राजपूत समाज से आते हैं, वो हार गए। इधर आपको औरंगाबाद में सुनील सिंह राजपूत समाज से आते हैं, वो हार गए। बक्सर में मृत्युंजय तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो हार गए। तो ये इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक बड़ी टेंशन की स्थिति है कि ये वाला जो बेल्ट है पूरा, इसमें हमारी पोजीशन कमजोर है। तो इसको यहां विक्रमगंज को इसीलिए चुना गया है रोहतास जिले के कि यहां से इन चारों इलाकों में, ये शाहाबाद और मगध वाला इलाका, यहां एक मैसेज दिया जाए। और वहां पर भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान को लेकर के कोई सी ग्रेड फिल्म का डायलॉग बोला जाएगा। ये तमाम कवायद यहां पर चल रही है। लेकिन उसके इतर जो कुछ अंदर खाने चल रहा है राजीव भाई, अंदर खाने ये चल रहा है कि नीतीश कुमार जी ने दिल्ली में एनडीए की बैठक के बीच से वो निकल गए, हम सबको पता है। गोदी मीडिया ने उसको चलाया नहीं, गोदी मीडिया के अखबारों ने उसको कवर नहीं किया। नीतीश कुमार जी ने उससे पहले आप देखेंगे उस मीटिंग से, जिस मीटिंग से नीतीश कुमार बाहर निकल के आ रहे हैं, उससे पहले एक 8 सेकंड की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई है। उस वीडियो क्लिप में साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी को नीतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं और मोदी जी उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं। वो सम्राट चौधरी की तरफ मुखातिब है। वो क्लिप, उसमें ऑडियो नहीं है, लेकिन वो क्लिप बहुत बड़ा संदेश है। क्योंकि देखिए, लास्ट जब उन्होंने जदयू के नेताओं की मीटिंग की थी पटना में नीतीश कुमार जी ने अपने आवास पर, तो सीट शेयरिंग का मामला जो है वो ललन सिंह और संजय झा के हवाले किया गया था कि आप इसको हैंडल करेंगे, हम सीट शेयरिंग के टेबल पर नहीं बैठेंगे। लेकिन इनको लगने लगा कि ये संजय झा और ललन सिंह से ये काम होगा नहीं। तो लोगों का ये कयास है कि वो नरेंद्र मोदी जी को नीतीश जी असल में वही समझा रहे हैं कि आप पहले सीट क्लियर कीजिए हमारी, एनडीए मुख्यमंत्रियों के सामने हमको मेरी पोजीशन क्लियर कीजिए कि बिहार का सीएम मैं हूं, नेक्स्ट सीएम भी मैं रहूंगा और मेरी सीट इतनी होगी। उसको अनसुना कर दिया इन्होंने और उसी का ये था शायद नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी वहां, माफ कीजिएगा, नीतीश जी 7-8 मिनट में उस मीटिंग से निकल गए। और आप देखेंगे उस मीटिंग से जब नीतीश जी निकलते हैं तो बिहार के जो भाजपा प्रभारी है विनोद तावड़े, वो उनके पीछे आते हैं, संजय मयूख पीछे आते हैं, ललन सिंह नहीं आते, ललन सिंह मीटिंग में बैठे रहते हैं। तो इस बात को लेकर के नीतीश जी भी आश्वस्त हो चुके हैं कि ललन सिंह और संजय झा कहीं ना कहीं उनकी मदद करने या उनकी जो बार्गेनिंग पावर है या जो उनकी जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उसकी एक अलग टेंशन है और कल को लेकर के बहुत स्पष्ट अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको विक्रमगंज के मंच से घोषणा कर देनी है, अन्यथा 10 जून तक हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं। और अगर 10 जून तक आपको नीतीश जी राजभवन जाते हुए दिखाई दे जाएं तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं होगी। यहां तक खबरें चल रही हैं।
कि जी, इनको जी। हर हाल में इस दौरे में, क्योंकि देखिए नीतीश जी का जो कोर वोटर है, अति पिछड़ा वोटर और महादलित वोटर है, उसके बीच में यह मैसेज जाना शुरू हो गया है कि नीतीश जी इस बार मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। तो वो धीरे धीरे इंडिया गठबंधन की तरफ फोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। नीतीश जी को इसकी चिंता है कि अगर हम मेरा फेस डिक्लेयर नहीं किया गया या हमको इंश्योर नहीं किया गया तो हम ये मैसेज अपने लोगों को नहीं दे पाएंगे कि आई विल बी द सीएम। तो ये जो है अति पिछड़ा वोट जो, और तेजस्वी यादव अति पिछड़े वोट पर लगातार मेहनत कर रहे हैं और जी, कांग्रेस की आएंगे तरफ से थोड़ा ये बात आई है डिटेल उसमें आएंगे, हम लोग लगातार बात करेंगे शाकिब जी।